ललन टॉप अड्डे के पहले सत्र में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इसका शीर्षक है हमारा अवसर कैसा हो। इस सत्र में हमारे साथ 3 मेहमान होंगे। सबसे पहले मैं मंच पर आवाज़ दूंगा और मैं बहुत खुश हूं कि अमेज़ॉन प्राइम ने ये पहल की। हम अमूमन एक्टर्स को एक्ट्रेसेस को देखते हैं, किसी भी फिल्म या वेब सीरीज़ के डायरेक्टर्स से बात करते हैं, कई दफ़ा प्रोड्यूसर्स से भी, पर बेहद ज़रूरी रोल होता है उस व्यक्ति का जिसने ये आख्यान रचा, जिसने कागज़ पर कलम उठाकर किरदार गढ़े, उनकी संकल्पनाएं विकसित की। इसलिए इस पहले सत्र हमारा अवसर कैसा हो में पहले मेहमान का मैं परिचय करवाना चाहूँगा और उनको मंच पर आवाज़ देना चाहूँगा। पहले मेहमान हैं एस्पिरेंट्स के राइटर अभिलाष, संदीप भैया, धैर्य, गुरी और एसके जैसे किरदारों को गढ़ने वाले, जिनका नाम है दीपेश सुमित्रा जगदीश। सोनीपत हरियाणा के रहने वाले हैं, कई शॉर्ट फिल्में लिख चुके हैं, एक्टिंग कर चुके हैं और बड़ी खुशी की बात है एक हिंदू कॉलेज दिल्ली में है, एक हिंदू कॉलेज सोनीपत में भी है और ये वहीं के पढ़े हुए हैं। महान फिल्म डायरेक्टर सुधीर मिश्रा के साथ लंबे वक्त तक काम किया, पिछले 8 साल से टीवीएफ के साथ जुड़े हैं। और एक बात है जो इनके दोस्तों ने हमें बताई है, इन्होंने नहीं बताई, आप लोगों की तालियां निर्धारित करेंगी कि ये लेखन से इतर जो एक और कर्तव्य रखते हैं उसका प्रदर्शन करेंगे कि नहीं। ये गाना बहुत अच्छा गाते हैं। लड़ाइयाँ भी बहुत अच्छी करते हैं। इनके दोस्तों ने बताया कभी इनकी दाढ़ी छिले तो गले के गाल के कट नजर आए हैं। बहुत दंड फंद किया है इन्होंने। लड़ाई की बात नहीं करेंगे, प्यार मोहब्बत की बात करेंगे। दीपेश सुमित्रा जगदीश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है ललन टॉप अड्डा में। हमारे अगले मेहमान हिंदू कॉलेज के विद्यार्थी, हिंदू कॉलेज दिल्ली के विद्यार्थी, और जिस भरोसे के साथ हम किसी एसडीएम के दफ्तर में, किसी कलेक्टर के दफ्तर में, किसी सचिव के दफ्तर में दाखिल होते हैं, उस भरोसे को पुख्ता करने वाले, जिस अशोक की लाट को देखकर हमें लगता है कि मुल्क का इकबाल न सिर्फ बुलंद रहेगा बल्कि वो इस बात का ख्याल भी रखेगा कि समाज के अंतिम आदमी तक न्याय पहुंचे, जिस सत्यमेव जयते के वाक्य को देखकर हमको ये यकीन होता है कि अंततः सत्य की विजय होगी। यदि हम सत्य के साथ खड़े रहें तो हम पराजित नहीं होंगे। इन सब ध्येय वाक्यों, इन सब प्रेरक वाक्यों में हमारा यकीन बुलंद करने वाले 1980 बैच के आईएएस ऑफिसर, हरियाणा काडर, उसके बाद सेंटर में अलग अलग जिम्मेदारियों को निभाने वाले और उसके बाद देश के चुनाव आयुक्त रहे और फिर एशियन डेवलपमेंट बैंक में काम कर चुके अशोक लवासा जी। मुंबई से हमारे साथ जुड़ेंगे इस सीरीज के केंद्रीय किरदार, जो कुछ निजी वजहों से स्वास्थ्य के दिल्ली नहीं आ पाए, पर हिंदू कॉलेज में इस ऑडिटोरियम में बैठे नौजवान दोस्तों का आग्रह इतना प्रबल कि उन्होंने कहा कि ठीक है, सेहत कुछ संभाली जाएगी और मुंबई से ही जुड़ा जाएगा। हमारे साथ जुड़ रहे हैं अभिलाष का किरदार निभाने वाले, आईएएस का रोल करने वाले नवीन कस्तूरिया। मेरा पहला सवाल अशोक लवासा जी आपसे है। थोड़ी सी छूट लूंगा, ललन टॉप भाषा में सवाल पूछूंगा। एक तो सीनियर आईएएस ऑफिसर्स को देख के वैसे ऐसे धुकधुकी सी होने लगती, कुछ गड़बड़ तो नहीं कर देंगे। पहला लोड होता है आईएएस बनने का, और दूसरा आईएएस बनने के बाद एक खास तरह से बिहेव करने का, धीर गंभीर दिखने का, संयमित दिखने का। अफसरों की ये गंभीरता नेचुरल होती है या ट्रेनिंग के बाद उनको ओढ़नी पड़ती है ऐसे? माइक। बड़ा महत्वपूर्ण सवाल आपने पूछा शुरू में। तो ऐसा है कि गंभीरता
एक मतलब अगर आप ये समझें कि सरकारी मुलाजिम होने के नाते लोग आपको देख रहे हैं और लोगों की आपसे अपेक्षा है, और जाहिर है कि लोग ये नहीं समझते कि सरकारी अफसर कोई ऐसे ही मस्करा सा होगा। तो क्योंकि आप जनता के मसलों से वाबस्ता हैं और लोगों की एक्सपेक्टेशंस को आप फुलफिल करना चाहते हैं, तो यू हैव टू बी अपीयर टू बी सीरियस, बट मोर देन अपीयरिंग टू बी सीरियस, आई थिंक यू शुड अपीयर टू बी सिंसियर। एंड मुझे ये लगता है कि ये एक बोझा नहीं है, ये एक नेचुरल स्पॉन्टेनियस आपका रिलेशनशिप है आपकी जिम्मेदारी से और आपकी जो सरकारी ओहदा है आपका उसके साथ। तो दोनों चीज़ें हैं, गंभीर दिखना भी पड़ता है, गंभीर होना भी पड़ता है, क्योंकि आप समस्याओं से डील कर रहे हैं। लेकिन जैसा कि हर क्षेत्र में कहा जाता है, हर सिचुएशन में कहा जाता है कि अगर आपको गुस्सा भी आए तो वो एक रोल प्ले के हिसाब से आना चाहिए। आया उस मौके की नज़ाकत को या उसको डील करने के लिए आपने गुस्सा किया, ख़त्म हो गया। तो मैं ये समझता हूँ कि गंभीर होना आवश्यक है, लेकिन सिंसियर होना ज़्यादा ज़रूरी है। दीपेश, आप राइटर हैं, एक्टर हैं, डायरेक्टर भी हैं। एक्टिंग करते हुए सीन में कितने क्रिटिकल हो पाते हैं, या जब डायरेक्ट कर रहे होते हैं, राइट कर रहे होते हैं, हाउ डू यू कंपार्टमेंटलाइज दीज थ्री? मतलब अगर मतलब हम मैं इस जैसे आप एक्ट कर रहे हैं तो आपको एक्ट करते करते लगता है यार क्या कमाल की लाइन लिखी है, क्या घटिया लाइन लिखी है, मैं क्यों ही कर रहा हूँ। डायरेक्ट कर रहे होते हैं तब आपको ऐसा होता है कि एक्टर ठीक नहीं कर रहा, मैं जाके करके बताऊं। कई डायरेक्टर करते भी हैं ऐसा। या आप जब आपने लिखा तो आप कितने इन्वॉल्व रहते हैं एक्टिंग या डायरेक्शन के प्रोसेस में, जैसे एस्पिरेंट्स है? नहीं, राइटर होने का यही है कि आपको फिर आगे सब कुछ अच्छा लग रहा होता है, क्योंकि आप वो फीलिंग जान रहे होते हैं कि किसी ने किस मेहनत से किस तरीके से लिखा है। बट हाँ, को अगर एज अ एक्टर आप कर रहे हो तो एक थोड़ा कीड़ा तो रहता है, ये चीज़ को मैं ठीक कर लूँ, इसको करेक्ट कर लूँ तो हो सकता है। लेकिन फिर थोड़ा सा इज्जत रखते हुए डायरेक्टर की, थोड़ा सा इज्जत रखते हुए राइटर की, तो आप बचते हो उस चीज़ों से। क्योंकि आप एक एक्टर के तौर पे तो आप केवल आई थिंक अपने कैरेक्टर को ज़्यादा समझ रहे होते हो। तो आई थिंक बेहतर यही होता है कि आप अपने कैरेक्टर पे फोकस करो, क्योंकि आप कुछ ऐसा हिला दो तो पूरा सीज़न हिल जाता है, पूरी कहानी कई बार हिल जाती है कि आपकी एक शब्द से। तो उस तरह से होता है। और डायरेक्टर करते हुए फिर वही है कि मतलब मैं कोशिश करता हूँ कि ट्रू रहूँ कि जो स्क्रिप्ट पे है, क्योंकि एक राइटर काफ़ी बहुत मतलब साल भर, कभी तो 6 महीने, एक लंबे समय उस कहानी को देता है। तो वो बहुत सारे पर्सपेक्टिव और बहुत सारे कई तरीकों से सोच चुका होता है। तो बहुत कम चांसेस होते हैं कि कुछ गलत दिशा में जाए, तो इसलिए भरोसा करना ज़्यादा ज़रूरी होता है स्क्रिप्ट पर। ऑलराइट। नवीन कस्तूरिया, आपका ललन टॉप अड्डे में बहुत बहुत स्वागत है। अभिलाष के रोल में आपने बहुत कमाल की परफॉर्मेंस दी है, मेरी बधाई स्वीकार करें। और अब आ रहा है आपके रास्ते में पहला सवाल। अभिलाष एज एस्पिरेंट एंड अभिलाष एज IAS, दो तरह के रोल, दोनों में क्या डिफरेंस है आपके हिसाब से? जब आप इस रोल की तैयारी कर रहे थे तो IAS बनने के बाद आपके कैरेक्टर में जो बदलाव दिखते हैं, उसकी तैयारी आपने कैसे की भाई साहब, बताइए। हाँ सौरभ भाई, मोटा मोटा डिफरेंस तो यही था कि दोनों की एनर्जीज में डिफरेंस था। मतलब जो मैं कोशिश कर रहा था, आई वॉज ट्राइंग टू मेक द प्रेजेंट अभिलाष वेरी वेरी काम, कि वो बहुत रिलैक्स्ड, बहुत काम इंसान लगे। और जो पास्ट का अभिलाष है, पास्ट के भी 2 वर्जन हो चुके हैं। अब एक हमने फर्स्ट सीजन में देखा है, हमने सेकंड सीजन में देखा है। तो फर्स्ट सीजन वाला में रेस्टलेसनेस ज्यादा है, अब ग्रेजुअली उसको मैं काम करने की कोशिश कर रहा हूं। तो इस बार का भी जो पास्ट वाला है वो हल्का सा एक नॉच ऊपर दिखेगा, उसमें रेस्टलेसनेस थोड़ी कम दिखेगी और कामनेस थोड़ी ज्यादा दिखेगी। तो मोटा मोटा अगर मैं आपको एनर्जी वाइज डिफरेंस बोलूं तो ये मैंने किया, बाकी तो जो दीपेश ने लिखा था उसको फॉलो किया। राइटर्स एक्टर लवाशा सर, वो हम बोल के आए, एक दूसरे की तारीफ करेंगे। अच्छा, तय करके आए हैं? एक दिल्ली में जाके पढ़ाई करेगा बंबई वाले की, एक बंबई से दिल्ली वाले की। नहीं, मैंने तारीफ नहीं करी है सर, मैंने सिर्फ बोला जो लिखा था वो फॉलो किया। मैं उसको तारीफ के तौर पर ही ले रहा हूं।
हम नखरे नहीं लोग किए। एस्पिरेंट्स में लवासा सर जब अभिलाष का कैरेक्टर देखते हैं तो वो बार बार इस चीज़ की बात करता है कि डिस्ट्रैक्शन, मुझे डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है, डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है, मेरा 5वां अटेम्प्ट है, मुझे निकालना है। आप जब तैयारी कर रहे थे तब किस तरह के डिस्ट्रैक्शंस एग्जिस्ट किया करते थे? लेट 70s, अर्ली 80s, कई लोगों ने कहा यही प्रेम की उम्र भी है और यही करियर के लिए संघर्ष करने की उम्र भी है। और मैं अगर थोड़ी सी छूट लूं तो आपने दोनों सफलतापूर्वक किए। जी, यहीं इसी दिल्ली यूनिवर्सिटी के कैंपस में इन्हीं खूबसूरत वादियों में प्रेम भी मिला और बतौर IAS जिंदगी का आगे का रास्ता भी। तो आपने ये डिस्ट्रैक्शन, संघर्ष और प्रेम की थ्योरी कैसे निभाई? पहली बात तो ये है कि आपने कहा कि ये जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए तैयारी करते हैं ये संघर्ष है और प्रेम डिस्ट्रैक्शन है, तो मेरे ख्याल दोनों संघर्ष। ओके। और रही बात देखिए, मेरा ये मानना है और मैं इस बात पर आज तक कायम हूँ कि ज़िंदगी को हिस्सों में नहीं जीना चाहिए। यू कांट कंपार्टमेंट लाइफ कि जी आज एक किश्त जीऊँगा फिर कल दूसरी किश्त जीऊँगा, ऐसे नहीं होता। अगर आप ज़िंदगी को किश्तों में जिएंगे तो बहुत भारी प्रीमियम अदा करना पड़ेगा। लेकिन ये बात जो आपकी है कि डिस्ट्रैक्शन, उस वक्त जब आप सोच रहे हैं कि भाई तैयारी करनी है, और तैयारी करने का मतलब यह है कि आपको समय और फोकस ज़्यादा देना है, तो इन दोनों चीज़ों में ज़्यादा विरोधाभास तब नहीं होता जब जो डिस्ट्रैक्शन है, इस केस में आपने कहा कि भाई प्रेम एक डिस्ट्रैक्शन है, तो जो अगर आपका पार्टनर है उसको समझ में ये बात आती है कि भाई ये अगर मुझे समय नहीं दे रहा तो किसी वजह से नहीं दे रहा, तो ज़्यादा संघर्ष नहीं होता, पहली बात। दूसरी बात ये है कि समय सीमित है और आपको उस वक्त आपका ध्येय ये है कि मुझे ये एग्ज़ाम पास करना है। और एग्ज़ाम सिर्फ सिविल सर्विसेज का नहीं, अगर आप MA कर रहे हो तो आपको MA का एग्ज़ाम भी पास करने की उतनी ही लालसा होती है जितनी सिविल सर्विसेज की। तो मैं ये मानता हूँ कि अगर आप थोड़ा अपने दिमाग को उलझन से बाहर निकाल लें कि भाई ये डिस्ट्रैक्शन है, तो हाँ ये ज़रूरी है कि बहुत सारी चीज़ें जो आप करना चाहें वो उस वक्त आप मुलतवी कर देते हैं कि भाई ठीक है अब थोड़े दिन के लिए छोड़ दिया। लेकिन अगर 6-7 साल तक आप ये काम करें तब ज़रूर समस्या होती है। मोटी बात यह है कि इट इज़ मैनेजेबल एंड यस देयर आर डिस्ट्रैक्शंस। और अगर आप इजाज़त दें तो मैं आपको एक छोटा सा किस्सा बताऊं जो मैंने अपनी किताब में भी लिखा है। और ये किस्सा मेरे पिताजी ने मुझे सुनाया था कि जब वो काम करते करते और MA का इम्तिहान दे रहे थे तो उन्होंने ये फ़ैसला किया कि मैं जब तक इम्तिहान नहीं पास करूँगा फिल्म नहीं देखूँगा। तो उनके दोस्त थे 5-6, वो हर इतवार को फिल्म देखने आते थे। तो उन्होंने फिर कहा कि भाई चलिए, तो उन्होंने कहा नहीं मेरा प्रण है कि मैं जब तक इम्तिहान नहीं पास करूँगा फिल्म नहीं देखूँगा। तो उन्होंने कहा नहीं आपको तो चलना ही पड़ेगा। तो वो गए और सिनेमा हॉल में आंख बंद करके बैठे। ये उन्होंने हमको बताया। बाद में उनके दोस्तों ने कहा कि यार इसको छोड़ो, ये तो बहुत ज़्यादा ज़िद्दी है। लेकिन सब लोगों के ज़िंदगी में इस समय जब आपके ऊपर इतना ज़्यादा टेंशन है कि भाई मुझे लाइफ का ये मेरा मिशन है, इसको पूरा करना है, तो जाहिर है द्वंद्व होगा, लेकिन द्वंद्व को आप मैनेज कर सकते हैं। हमने मैनेज किया। मुझे नहीं लगता कि किसी भी चीज़ के लिए कोई कीमत चुकानी पड़े। जी दीपेश जी सर। नवीन ने अभी तारीफ नहीं की है, अब आपकी पलटवार की बारी है। इस सीरीज के किस कैरेक्टर की ट्रेजेक्टरी आपको सबसे अच्छी लगी कि यार ये बहुत अच्छा बन पड़ा है, इसमें बहुत सारे शेड्स हैं और फिर भी पीपल विल लव दिस कैरेक्टर? वो पीछे से ऐसा नवीन को छोड़ के सब। नहीं बिल्कुल, सब भी मैं इसलिए कहूँगा क्योंकि मतलब जिस तरह से हर कैरेक्टर का अपना एक ट्रैक है जो हमने कोशिश की कि फ्लाई हो और
अच्छे तरीके से सामने आए और सबकी जो फीलिंग है, सबके जो रिलेशन है वो एक्सप्लोर हो। तो मुझे लगता है कि नवीन से लेकर के इवन जैसे संदीप भैया भी, मुझे लगता है कि मैं खुश हूँ कि जिस तरह से वो कैरेक्टर निकल करके आए हैं। और क्योंकि इतने अच्छे से निकल के आए तो इसलिए इतने अच्छे से गुथते भी हैं कैरेक्टर कि अब, क्योंकि इसलिए भी वो ज़रूरी हो जाता है कि हम अगर किसी पात्र को निकाल दे तो कहानी कंप्लीट नहीं होती है। तो इसलिए तो मुझे लगता है कि शायद हम कह सकते हैं कि सब बहुत अच्छे से निकल के आया है। तो डेफिनेटली मुझे अभिलाष का कैरेक्टर, मुझे, क्योंकि मैं भी ऐसे ही अपने आप भी इतने द्वंद में रहता हूँ, तो वो शायद कुछ थोड़ा थोड़ा पेपर पे निकला और फिर नवीन खुद वैसा है, तो हम दोनों कुछ एक अलग कंफ्यूज टाइप के लोग हैं। तो मुक्का दिखा रहे हैं भैया पीछे से। वो तो बम्बई में देखेंगे। तो वो है, और मुझे लगता है कि नवीन के अंदर जो लेयर्स हैं, अभिलाष के कैरेक्टर में जो लेयर्स हैं, कि वो अच्छा करना चाहता है, उसकी सोच अच्छी है, लेकिन फिर भी कुछ स्थितियां, कुछ परिस्थितियां इस तरह से सामने आती हैं कि कुछ फैसले लेने पड़ते हैं, लेकिन उसकी सोच बुरी नहीं है। लेकिन फिर भी कुछ ऐसे हो जाते हैं कि दोस्त नाराज हो जाते हैं, और मेरे ख्याल से यही शायद मतलब जिन परिस्थितियों में अभिलाष का कैरेक्टर है, उससे जिस तरह से बिहेव करना चाहिए वो करने की कोशिश करता है, और शायद यही है कि कुछ ना कोई तो नाराज हो ही जाएगा। तो आई थिंक वही एक कहानी भी है। तो इसकी लेयर्स मुझे काफ़ी प्रभावित करती हैं अभिलाष की, और बाकी सभी कैरेक्टर्स में उस तरह का द्वंद्व चलता रहता है। मुझे एक चीज़ अच्छी लगती है, मतलब जो हमने करने की कोशिश की कि हर कैरेक्टर कुछ चाहता है जीवन से, लेकिन उसके अंदर अपने द्वंद्व चल रहे हैं, और वो अचीव करने में उसे बहुत कोशिशें करनी पड़ रही हैं, जिससे पूरा रायता फैल जाता है। तो यही है, मुझे लगता है कि सभी कैरेक्टर में अपनी डेप्थ है। नवीन, आपके कैरेक्टर का रुख करते हैं। आपको लगता है कि ये सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट की रेस है, एक ब्रूटल रेस है, या आपको लगता है कि इस तरह की रेस में फंसना गैर जरूरी है? व्हाट डू यू थिंक एज एन इंडिविजुअल, नवीन? आई थिंक शो तो ये दिखाता है कि कि जैसे तो सीजन 1 में भी हमने ये बात दिखाई थी कि सक्सेस हैज नो वैल्यू इफ यू डू नॉट हैव एनीवन टू शेयर योर सक्सेस विद। तो ये तो शो ही दिखाता है। आप कभी देखते हैं कोई यूपीएससी से रिलेटेड कंटेंट, फिल्म या किसी नॉवेल में जिक्र आया हो, या किसी वेब सीरीज में? कितना रियलिस्टिक लगता है आपको वो कंटेंट? कभी ऐसा हुआ आपकी नजर से गुजरा हो कि यार इसमें आईएएस का किरदार ऐसे पोर्ट्रे किया है, ऐसे तो नहीं होता, ऐसे तो होता है? जैसे ये एस्पिरेंट का सीजन 1 है, ये भी अभी मैंने कुछ दिन पहले ही देखा। तो आपने देखा है एस्पिरेंट्स का सीजन 1? कुछ एपिसोड जी। तो देखिए, हर एक कैरेक्टर को रियल लाइफ से जब आप लिटरेचर में ट्रांसफर करते हैं, तो एक तो थोड़ा बहुत लाइसेंस लिया जाता है, पोएटिक लाइसेंस और लिटरेरी लाइसेंस, ताकि वो एक तरह से इम्पैक्टफुली कम्युनिकेट हो पाए जी। वो एक चीज़ अपनी जगह है। लेकिन जहाँ तक फिल्में जो बनी हैं इस तरह की स्पर्धा के ऊपर या इस तरह के लाइफ के ऊपर, तो मुझे नहीं लगता कि बहुत ज़्यादा रियलिज्म डिपिक्ट हुआ है। आई एम नॉट टॉकिंग ऑफ दिस सीरियल। इस सीरियल में तो मुझे लगा कि, क्योंकि मैंने 3 ही एपिसोड देखे, जब वो कॉम्पिटिटिव फेज चल रहा है, तैयारी का फेज चल रहा है, तो उसमें काफ़ी रियलिज्म, अलग अलग जो किस्म के बैकग्राउंड के लोग दिखाए हैं वो है, वो सही है। लेकिन अगर आप लार्जर फिल्म वर्ल्ड को देखें, तो चाहे वो डिपिक्शन ऑफ सिविल सर्वेंट्स हो या पुलिस हो, आजकल पुलिस से बड़ा फैसिनेशन है, या यूनिफॉर्म सर्विसेज से बड़ा फैसिनेशन है। तो हमारे जो राइटर्स हैं ज़्यादातर वो एक एक्सट्रीम दिखाना चाहते हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि अगर रियलिस्टिक बनाए तो पता नहीं दर्शक उसको कितना अप्रिशिएट करेंगे, क्योंकि ऑडियंस की भी जो एक्सपेक्टेशन होती है वो बहुत रियलिस्टिक नहीं होती। वो भी चाहते हैं कि भाई वो हीरो की तरह बिहेव करे, थोड़ा एक्शन दिखाइए। हाँ, एक्शन दिखाइए और कामयाब होइए, क्योंकि मेहनत करने के ज़्यादा नंबर नहीं मिलते, कामयाब होने के ज़्यादा नंबर मिलते हैं। तो ये मेरा मानना है कि देयर इज़ अ लॉट ऑफ स्कोप फॉर इंट्रोड्यूसिंग realism if we want to convey a message to the audience। जी, मेरा सवाल ये है कि जिस तरह से कैरेक्टर्स दिखाए गए हैं एस्पिरेंट्स में,
कुछ लोगों को ये लग सकता है कि ये सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट की रेस है, किसी भी तरह इस रेस को जीतना है, और कई लोग इस रेस को इस तरह से देखने को गैर जरूरी मानते हैं। नवीन कस्तूरिया इसको किस तरह से देखते हैं? मैं एक्चुअली कहानी शुरू तो वैसे ही होती है सीजन 1 में, लेकिन जब सीजन 1 में अगर आप देखो एंड में जब संदीप भैया और अभिलाष मिलते हैं तो उसमें इस बात का जिक्र होता है कि हम लोग मतलब वहां कुछ ऐसा उस डिस्कशन का एक निष्कर्ष निकलता है कि करियर में आगे जाने का बहुत फायदा नहीं है अगर आपके रिलेशनशिप्स अच्छे नहीं, यू नो वो ये बात निकलती है कि सक्सेस हैज नो वैल्यू इफ यू डू नॉट हैव एनीवन टू शेयर दैट सक्सेस विद। तो मैं खुद उसका बिलीवर हूँ बहुत ज्यादा। मुझे मतलब मैं इतना पर्सनली इतना रैट रेस में बिलीव नहीं करता हूँ। हालांकि मेरे को ऐसा लगता है एस्पिरेंट्स इज वन ऑफ द फ्यू शोज जो ये बात बोलता है। अब कितने लोग वो पकड़ पाते हैं उस शो से वो एक अलग बात है, बट एस्पिरेंट्स ये बात कॉन्स्टेंटली कहता है कि आप मेहनत करिए लेकिन रिलेशनशिप्स भी इंपॉर्टेंट हैं, आई फील। जी दीपेश, बार बार कैरेक्टर्स के बारे में बात हो रही, लवासा साहब ने कहा कि उनका रियलिज्म होना चाहिए तो बेहतर है, और आपके हिस्से तारीफ भी आई व्हेन ही सेड कि मैंने जब सीजन 1 के एपिसोड्स देखे ही वाज लाइक दिस हैप्पी किड, अच्छा प्रिंसिपल ने अप्रूव कर दिया। अब नवीन नहीं मायने रख रहा। पर कई व्यूअर्स ने सीजन 2 देखने के बाद ये टिप्पणी की सोशल मीडिया पर कि राइटिंग पार्ट बहुत अच्छा है। हम लोग को भी ये चीज़ बहुत कमाल की लगी। मैं आपके इंट्रोडक्शन में भी ये बोल रहा था कि वी टॉक अबाउट द स्टार कास्ट, डायरेक्टर्स, प्रोड्यूसर्स, पर अब आपको लगता है कि चीज़ें बदली हैं, लोग खोज के पता करते हैं कि ये लिखा किसने है। दुर्गेश ने पंचायत लिखा, आपने ये लिखा, यू नो बहुत इस चीज़ को लेकर एक बज़ रहता है कि कौन लिख रहा है। चीज़ें बदल रही हैं अब। बिल्कुल सर, और मुझे लगता है ये बहुत OTT आने के बाद ही हुआ है, क्योंकि क्योंकि थिएटर या कुछ इस तरह के होते थे ना, आप गए हैं तो देखने गए हैं, और पहले इस तरह का माहौल भी नहीं था कि राइटर पे इतना बात की जाती रही है। कई बार वो इस तरह से भी होता था, कई बार कोई अगर राइटर डायरेक्टर हो तो वो अपने उस पार्ट को छोड़ देता था और अपनी डायरेक्शन वाले पार्ट को ज़्यादा बात करना पसंद करता था, उस पर ज़्यादा बात करता था। लेकिन फिर भी ऐसा होता रहा है, मतलब ये आई थिंक 20 के दशकों में कुछ ज़्यादा हुआ। मे बी शायद जब शैलेंद्र होते थे या उस समय बहुत पुराने समय में, इवन गुरुदत्त और राज कपूर साहब उस समय, फिर भी शायद अब मैं आज भी देखता हूं तो कुछ राइटर्स के नाम मुझे दिखते हैं जिसपे कभी कभी कहीं कहीं सुनने में आता है, कभी उनका पुराने इंटरव्यू देखो तो वो जिक्र कर रहे होते हैं। बीच में कभी नहीं दिखाई देता, खास 90s के दशक में। और लेकिन OTT आने के बाद अब वो जोर पकड़ा है उस बात ने, क्योंकि वही एक तो लोगों के पास वो ताकत आई है कि अगर मज़ा नहीं आ रहा तो बदल देते हैं, और इसलिए ज़रूरी ये हो गया है कि उसको बांधे रखना बहुत ज़रूरी है। तो पेपर पे करेक्ट होना ज़रूरी है। अब इतने लंबे लंबे शो होते हैं, 8 एपिसोड है, 5 एपिसोड है, फिर उसके सीजन्स होते हैं, तो ये किसी एक आदमी या किसी एक टेक्निकल क्रू पे डिपेंड नहीं कर सकता है, वो एक कहानी पे डिपेंड करता है जो एक सीजन दर चल रही है। अब उसमें उनका रोल बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि अगर कहानी को जिस तरह से अगर बांधे रखना है, जैसे हॉलीवुड में क्या होता है कि डायरेक्टर्स चेंज होते रहते हैं, इवन एक ही सीजन में कई डायरेक्टर्स होते हैं। हमारे यहाँ अमूमन अभी ऐसा होना शुरू हुआ नहीं है, लेकिन राइटर क्रिएटर एक रहता है कि जो पूरी कहानी को उसके आगे के सीजन्स को लेके चलता है। तो इसलिए हॉलीवुड में क्रिएटर की बहुत बड़ी वैल्यू मानी जाती है और उस सीजन को उसी के नाम से जाना जाता है। तो अब इधर भी वैसा ही हो रहा है, क्योंकि जब सीजन्स आ रहे हैं तो अब समझ में आ रहा है कि यार इतने लंबे समय तक कहानी को खींचना ये कोई छोटी बात नहीं है। तो कोई उसको है जो उस पर बैठ रहा है, लगातार दिन रात काम कर रहा है। तो इसलिए अब जैसे कई बार एक बहुत छोटी सी चीज़ हो तो उसमें पकड़ना मुश्किल है कि ये किसका ज़्यादा किया धरा है। लेकिन जब आप एक लंबे समय तक देखते हैं तो दिखता है यार कहानी पे नई चीज़ें परत दर परत खुलती जा रही हैं। तो उसमें कहानी का बहुत बड़ा योगदान है। तो जब उसकी इंपॉर्टेंस बढ़ी है तो राइटर्स की भी इंपॉर्टेंस बढ़ी है, उनको भी अब इज्जत मिलना शुरू हुआ है और वह मिलनी भी चाहिए। बिल्कुल। नवीन, राइटर ने अपना काम कर दिया, फिर आती है पर्दे पर निभाने की बारी। आप जब इस एस्पिरेंट्स के रोल की तैयारी कर रहे थे तब रियल लाइफ के कितने एग्जाम्पल आपने ऑब्जर्व किए? दिल्ली या देश के दूसरे शहरों में जो लोग कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की, खासतौर पर UPSC की तैयारी करते हैं, आपने कितना वक्त बताया? कई आपके वीडियो हैं जो वायरल हुए, जैसे वो बोतल वाला वीडियो पहले ही वायरल हो गया था।
तो आपने क्या ऑब्जर्व किया एस्पिरेंट्स के बारे में, और कोई अगर आपसे पूछे कि एस्पिरेंट्स कैसे होते हैं बताइए नवीन कस्तूरिया जी, तो क्या जवाब होगा आपका? एक्चुअली सौरभ भाई, मैं ना आईआईटी का एस्पिरेंट था, और फिर मैं कैट की तैयारी, कैट भी दिया था मैंने, मेरा कम परसेंटाइल था तो मैं किसी आईएम वगैरह में गया नहीं। बट तो एक तरीके से एस्पिरेंट तो मैं रह चुका हूँ, यूपीएससी एस्पिरेंट नहीं रहा हूँ, राजेंद्र नगर में नहीं रहा हूँ कभी, बट आई थिंक वो एस्पिरेंट की आत्मा तो मेरे अंदर रही है। तो मैं ऐसा कोई स्पेशली एस्पिरेंट से नहीं मिला हूँ जाके। मुझे लगता है दीपेश ने और अपूर्व ने काफी रिसर्च कर रखी थी, जो तो मैं तो कोशिश कर रहा था कि शूट के वक्त उन्हीं को फॉलो करूं ना मैक्सिमम कर सकता हूं। जैसे कि मैंने अभी पहले भी कहा, जो पेपर पे लिखा था, मेरा मेन काम होता था जो लिखा है उसको मैं ट्रूथफुली पोर्ट्रे कर दूं। मेरा ऐसा मानना नहीं था कि कि एक कोई पर्टिकुलर बॉडी लैंग्वेज होनी चाहिए एक एस्पिरेंट की या एक आईएएस ऑफिसर। आई थिंक एवरीबडी इज वेरी डिफरेंट फ्रॉम द अदर पर्सन। तो मुझे लगता है बहुत सारा रिसर्च मेकर्स ने कर रखा था। मेरा सिर्फ ये था कि जो जो मुझे मोमेंट मिलता है, जो जो मुझे सीन मिलता है, मैं उसको ट्रूथफुली पोर्ट्रे करने की कोशिश करूं। जी। That's it. मैंने fact few of my batchmates also eventually ended up becoming IAS officers, but मैंने किसी से कॉल करके कोई बहुत ज्यादा कि एक IAS ऑफिसर किस तरीके से बिहेव करना चाहिए, ऐसा कुछ खास मैंने उस किस्म का काम नहीं किया। अच्छा, एक बात बताइए, आपने दोस्तों का जिक्र किया, एस्पिरेंट्स का जो एक बड़ा कन्फ्लिक्ट दिखता है, दीपेश जिसका जिक्र भी कर रहे थे, वो एक ये है कि कामयाबी पर किस कीमत पर, और जब कामयाब हो जाएं कथित तौर पर दुनिया की नज़र में, तो उसको सेलिब्रेट करने के लिए, शेयर करने के लिए कौन है। तो दोस्ती, यारी, प्रेम, संघर्ष की कहानियाँ तो खूब दिखाई गई, पर एक चीज़ ये भी दिखी कि अभिलाष का किरदार बहुत बदला नहीं अपने बेसिक इंटेंट में, इतने सारे दोस्त होने के बावजूद बहुत सेल्फ सेंटर रहा। रियल लाइफ में नवीन कस्तूरिया को क्या लगता है, दोस्तों की वजह से उनके स्वभाव में, उनके किरदार में, या दुनिया को देखने के उनके नज़रिए में किस तरह के बदलाव आए आपके अंदर? और वैसे सौरभ भाई, मुझे वैसे ऐसा लगता है, मैं और दीपेश अक्सर ये बात भी करते हैं कि वो लगता है कई बार लोगों को सेल्फ सेंटर्ड है, और इनफैक्ट एक बहुत सीन भी है शो के अंदर, एक मॉक इंटरव्यू है जिसमें उसको ये बोला भी जाता है कि आप थोड़े सेल्फ सेंटर्ड लगती है आपकी पर्सनालिटी। बट मुझे ऐसा लगता है उसकी बस प्रायोरिटीज अलग हैं। वो ऐसा नहीं है कि वो कोई अपनी पर्सनल उपलब्धियों के लिए चीजें कर रहा है, उसका एक फोकस है, उसके कुछ विजन है, वो उन पे ही कॉन्स्टेंटली काम करना चाहता है। हाँ, वो जैसे पहले उसका गोल होता है कि मुझे एग्जाम की तैयारी अच्छे से करनी है, उसका वही वन डायमेंशनल माइंड होता है, उसका पूरा फोकस वही होता है। और उसके बाद शायद उसका फोकस ये है कि मुझे कैसे रामपुर में ये बदलाव लाना है। तो क्योंकि उसका फोकस उसी डायरेक्शन में है, शायद जो बाकी कुछ और चीजें हैं उनको वो इतना प्रायोरिटाइज नहीं कर पाता है। और मैं आई थिंक ये समझ सकता हूँ, बिकॉज आई थिंक व्हेन आई एम ऑल्सो शूटिंग, मैं खुद बहुत वैसा हूँ। मेरा पूरा फोकस जो लाइफ का है वो काम ही बन जाता है, एटलीस्ट उस दौरान जब शूट चल रहा होता है। मुझे लगता है हम सभी का तो मैं समहाउ उस चीज को इतना नेगेटिव लाइट में देखता नहीं मुझे। ऑलराइट, या दैट्स हाउ आई सी इट। लवासा सर, हम लोग दोस्तों के बारे में बात कर रहे हैं, आप तैयारी के दिनों के दोस्तों के संपर्क में हैं और या नहीं है, एक तो ये सवाल है। दूसरा सवाल ये है कि पर्सनल और प्रोफेशनल का मैनेजमेंट, नवीन जैसे जिक्र करें, जब काम में हो तो पूरी तरह काम में हो, वो कैसे कर पाते हैं? कभी ऐसा हुआ कि पुराने दोस्तों ने ताना मारा हो कि अब तो तू बड़ा अफसर बन गया, अब तेरे पास कहाँ वक्त है? देखिए, ऐसा है कि मेरा निजी मानना ये है कि दोस्त हमेशा या तो स्कूल में या कॉलेज में बनते हैं, उसके बाद कॉलीग्स होते हैं। और ये जो एस्पिरेंट्स सीरियल है, इसके अंदर 3 दोस्तों को दिखाया है, लेकिन यहाँ मेरे ख्याल सारे ही एस्पिरेंट्स हैं। और आई डोंट थिंक एनीबडी शुड फील दैट एस्पिरेशन ओनली मीन्स क्वालिफाइंग फॉर द सिविल सर्विसेज। और इसमें भी जो 3 दोस्तों में से एक बन गया, यानी कि 33% सक्सेस रेट, आई डोंट थिंक दैट इज ट्रू। क्योंकि जब हम अपने
ज़माने को देखते हैं तो वी यूज्ड टू जोक कि ये तो सिविल सर्विसेज इम्तिहान दे रहे हैं, इट्स नेशनल पास टाइम। हर स्टूडेंट चाहता है कि मैं सिविल सर्विसेज का एग्ज़ाम दूं और कोशिश भी करता है। दोस्ती की बात अलग है, जितने हमारे कॉलेज के दोस्त थे वो अभी तक दोस्त हैं जो जिंदा है, लेकिन सर्विस के दौरान और करियर के दौरान आप उंगलियों पे गिन सकते हैं कि किनसे दोस्ती हुई है आपकी। उनके व्यवहार में किस तरह की कुछ तब्दीलियां, कुछ आपको लगा कि जो कॉलेज में साथ थे, आप आईएएस बन गए, वो किसी और करियर स्ट्रीम में गए, तो रिलेशनशिप में कुछ फ़र्क आया? रिलेशनशिप में फ़र्क उन दोस्तों में आता है जिनकी दोस्ती में इसलिए फ़र्क पड़ता है कि आप उनको समय नहीं दे पाते, लेकिन जिनको ये एक बुनियादी बॉन्ड है आपके साथ, तो वो ऐसा नहीं है कि आपको हर रोज़ या हर एक साल में रिन्यू करने की आवश्यकता है। लेकिन मैं एक और बात कहना चाहता हूँ कि देखिए, जैसे हम 1979 में जब हमने इम्तिहान दिया था तो करीब 1,20,30,000 लोगों ने एप्लीकेशन भरी और उन दिनों 126 लोग आईएएस में सिलेक्ट हुए। अब आप देखते हो कि पिछले साल 10 लाख के करीब लोगों ने फॉर्म भरे, लेकिन आईएएस के अंदर सिलेक्शन 180 लोगों का हुआ। सो द कंपटीशन हैज़ बिकम मोर इंटेंस। तो अगर दोस्त आपस में compete करते हैं, और वो जैसे 3 इडियट्स में उसने कहा कि दोस्त कामयाब नहीं होता तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, दोस्त कामयाब हो जाता है तब प्रॉब्लम होती है। तो वो फ़र्क तो पड़ता है, लेकिन ये जो कंपटीशन है, इसकी जो स्केल और रेशियो है ये बहुत बदल गया है। एक तो ये बात, लेकिन दूसरी जो एक बुनियादी बात मैं कहना चाहता हूँ, और इतने सारे यहाँ पर लोग बैठे हैं, कि एस्पिरेशन का मतलब ये थोड़ी कि आप सिविल सर्विसेज क्वालिफाई कर गए। अगर आप सिविल सर्विसेज क्वालिफाई कर गए तो आप इस चीज़ के लिए क्वालिफाई कर रहे हो कि आपके ऊपर एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी आ गई। आपका एस्पिरेशन क्वालिफिकेशन से तो नहीं पूरा होता। आपका तो जो असली सक्सेस का पैरामीटर है वो इम्तिहान पास करना नहीं है, आपका जो उत्तरदायित्व है बाद में, उसको आप कितना सक्सेसफुली निभाते हो। आई थिंक दैट इज द पैरामीटर ऑफ सक्सेस। दीपेश, सीजन 1 सारे 10 एपिसोड आपने लिखे, सीजन 2 में आपके साथ पंकज और आशुतोष 2 राइटर और हैं। जब 3 लोग एक सीरीज लिख रहे होते हैं तो किस तरह के क्रिएटिव कोलैबोरेशन होते हैं और कहाँ पे गरारी अटकती है कि यार ये ऐसे करें कि ऐसे करें, और फिर कौन होता है फाइनल बॉस? फाइनल तो मतलब इस हमारी सेंस में तो मुझे ही फाइनल चुनाव करने थे, क्योंकि मैं पीछे से इसको करता हुआ आ रहा हूँ। बट लेकिन मुझे पंकज और आशुतोष से काफ़ी मदद मिली, और होता है मतलब क्रिएटिव डिफरेंसेस, और वो ज़रूरी भी होते हैं। और कई बार ये होता है कि कई बार इसे काम डिले होता है, लेकिन जो निकल के आता है वो अच्छा होता है, क्योंकि उस पर काफ़ी, जैसे पहले क्या, अगर मैं अकेला लिख रहा हूँ तो कई बार आप जो लिखते हो आपको लगता है कि आपने तो पूरा कालिदास रच दिया है, मतलब बहुत ही भयंकर और कमाल का कुछ लिख दिया है, लेकिन जैसे ही आप उसको सुनाते हो तो ऐसा सब खुश हो जाता है। तो वो अपने दिमाग में आप बहुत अच्छा इमेजिनेशन कर लेते हो, लेकिन जब वो सामने आता है तो उतना पड़ता नहीं है। तो इसलिए कई बार हम बाउंसिंग बोर्ड बोलते हैं कि वो होना जरूरी। टीवीएफ का एक कल्चर भी रहा है शुरुआत से ही नरेशंस का, जहाँ पे अब तो फिर भी थोड़ा सा, क्योंकि व्यवस्थाएं ज़्यादा हैं तो कम लोग नरेशन में होते हैं। नहीं तो एक समय था कि 30-30, 40, 50 लोग नरेशन में बैठते थे तो दिल थर्राता था। और कि अभी क्योंकि, और सब वैसे एकदम खतरनाक लोग हैं जो हंस हंस के इतने बोर हो चुके हैं, अब किसी चीज़ में हंसी नहीं आती। तो वहाँ पे आपको कोई चीज़ सुनानी है और सबका एक्सप्रेशन एकदम फ्लैट है तो डर लगता है पहले। तो उस समय पहले वो एक दौर था जब आपको नरेशंस के लिए बाउंसिंग बोर्ड की ज़रूरत होती थी। अभी क्या है कि जब आप 3 लोग होते हैं तो उसमें क्या है कि बाउंसिंग बोर्ड आपस में ही आप हो जाते हो। मेरे दिमाग में कोई थॉट आ रहा है, मैंने बाउंस किया, उनके दिमाग में कोई थॉट आ रहा है तो उन्होंने बाउंस किया, उस पर बहस होती है। बहस होते होते समझ में आता है, अरे यार शायद हम ये कहना चाहते हैं, और इस पूरी बहस से ये निकल करके आ गया, लेट्स राइट दैट पॉइंट। तो उससे फ़ायदा ये होता है
बहसें बढ़ जाती हैं, लेकिन उससे कंटेंट थोड़ा अच्छा निकल करके आता है। अच्छा। तो एक अच्छी चीज़ है। और मुझे तो बाकी फॉरेन कंट्रीज में तो आई थिंक बहुत राइटर्स होते हैं जी। इंडिया में उतना कल्चर नहीं है, लेकिन धीरे धीरे, क्योंकि अब वही जैसे मैंने कहा कि राइटिंग पे जब इतनी तवज्जो होने लगी है, इतने लंबे लंबे आर्क, इतनी लंबी लंबी कहानियां, इस सीजन अगर हम फर्स्ट सीजन लिख रहे हैं तो शायद हमारा दूसरे सीजन तीसरे सीजन का भी कुछ हमारे दिमाग में हो, जो कि आज हम एक सीन लिख रहे हैं, अरे यार ये अभी फिट नहीं हो रहा है, इसको थर्ड सीजन में डालेंगे। तो जब इस तरह की चीजें भी होती हैं तो ज्यादा राइटर्स की जरूरत होती है, इतने सारे कैरेक्टर, क्योंकि अगर लंबा अगर आपको चलाना है तो उतने ही कैरेक्टर आपको बनाने पड़ते हैं, उतने ही आर्क्स आपको बनाने पड़ते हैं, कई बार एक के दिमाग से वो चीजें छूट जाती हैं। अच्छा, तो ये एक सवाल और इसी से जुड़ा हुआ है, और ये लास्ट लेग ऑफ क्वेश्चन है। हाँ। इतने सारे ये नौजवान लड़के लड़कियां बैठे हैं, अगर इनमें से कोई राइटर बनना चाहे हाँ, कि मैं फिल्में लिखना चाहता हूँ, वेब सीरीज लिखना चाहता हूँ, स्केचेस लिखना चाहता हूँ, दीपेश, सुमित्रा, जगदीश की क्या सलाह होगी इन सारे जो एस्पिरेंट्स हों राइटिंग के हाँ। स्क्रीन के लिए? मुझे तो एक तो लगता है कि आई थिंक सर, मैं वही कहूँगा, यूट्यूब कमाल की जगह है। मतलब अब किसी के हाथ को आप रोक नहीं सकते, आप लिखिए। इवन जैसे हम टीवीएफ ने खुद शुरुआत स्केचेस से की थी, जैसे रूडीज का स्केचेस बहुत पॉपुलर हुआ था, उसके बाद मैंने रबीश की रिपोर्ट करके एक स्केच लिखता था मैं शिवांकित के साथ जी। तो शिवांकित परफॉर्म करते थे उसमें, तो मेरी खुद शुरुआत उस तरह से हुई है। तो मुझे लगता है कि छोटे छोटे स्केचेस से शुरुआत की जा सकती है, एक मोबाइल से शूट किया जा सकता है और उसको यूट्यूब पे डाला जा सकता है। डोंट वेट फॉर द बिग ब्रेक। बिल्कुल बिल्कुल जरूरत ही नहीं है। इवन आजकल तो बिना ब्रेक के लोगों ने सारे ब्रेक तोड़ दिए हैं, कोई मिला ही नहीं है, कोई ब्रेक ही नहीं है। इवन कितने एग्जांपल्स यूट्यूबर्स के हैं जिन्होंने खुद का कंटेंट डाला और आज मतलब बहुत बड़े बड़े यूट्यूबर्स हैं। अभी मुझे नहीं लगता कि किसी को किसी की जरूरत है, कर सकता है। मुझे लगता है वहां शुरुआत कर सकते हैं, और अगर कुछ अच्छा दिखा तो वही एग्जांपल है, बहुत सारे यूट्यूबर्स अब हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में या फिर दूसरी भाषाओं की इंडस्ट्रीज में भी आए हैं, वो उसी वजह से क्योंकि उनका काम वहां पर दिखा है, तो अपने आप उठा लिए जाएंगे। टैलेंट मुझे नहीं लगता रुकेगा। ओके नवीन, ये आखिरी सवाल आपके लिए इस सत्र का, पर उससे पहले सप्लीमेंट्री सवाल जो पहले पूछ लेता हूं। ये रोल प्ले करते हुए आपको लगा कि यार बढ़िया लग रहा है आईएएस बनना, ट्राई करना चाहिए था आईएएस का? हाँ, मेरे को सीजन 1 में तो ऐसा नहीं लगा था, बट सीजन 2 में क्योंकि प्रिडोमिनेटली प्रेजेंट का है, और मैं मतलब आईएएस ऑफिसर का रोल ही ज्यादा है मेरे डीएम होने का। मैं मार्च अप्रैल में इस साल दिल्ली में था 2 महीना, और मोस्टली हमने शूट सेंट्रल दिल्ली में किया है। तो रोज और सुबह सुबह का कॉल टाइम होता था। सुबह सुबह जब मैं सेंट्रल दिल्ली से निकलता था और वो सारी हमारी गवर्नमेंट की इमारतें देखता था, मुझे पता नहीं पहली बार लाइफ में ऐसा थॉट आ रहा था कि आई वांट टू डू समथिंग फॉर द कंट्री। और इनफैक्ट मैंने अपने से पूछा यार कि अब आई विल बी टर्निंग 40 नेक्स्ट ईयर, मैं अब क्या मैं अब किसी फॉर्म में कंट्रीब्यूट कर सकता हूँ? तो उसने पता नहीं कहा था कि भाई अब तू थोड़ा डिफेंस में ही जा सकता है किसी तरीके से। बट तो हाँ, ये एक्चुअली ये फीलिंग इस सीजन में मुझे आई। और मुझे लोग बहुत क्रिटिसाइज करते हैं कि बहुत सेल्फ सेंटर्ड है अभिलाष, ये है, बट आई फाइंड हिम अ पेट्रियट लगता है मुझे ऐसा लगता है कि वो पेट्रियोटिक इंसान है। मुझे इनफैक्ट ये सीजन भी ऐसा लगता है कि इसमें एक पेट्रियोटिज्म की झलक है, और बिकॉज वो जो करने की कोशिश कर रहा है वो देश और देश के लोगों के लिए है। दैट्स व्हाट आई फील। एंड आई और ये बताइए कि यहाँ पे बहुत सारे नौजवान लड़के लड़कियां बैठे हैं, एस्पिरेंट्स हैं। मैं अभी शूट शुरू होने से पहले उनसे बात कर रहा था, तो ज्यादातर का जवाब था कि वो यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं। कितने लोग यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं? गिव मी चीयर, आवाज देनी, हाथ नहीं उठाना है कम वक्तों। बताइए, अगर इनमें से ये चीयर आपके लिए था क्योंकि अगला सवाल है, पर नवीन, अगर इनमें से कितने लोग एक्टिंग में जाना चाहते हैं? रीलों में तो एक्टिंग करते ही हो, तो हाँ बोली दो। अगर कोई एक्टिंग का एस्पिरेंट है तो नवीन कस्तूरिया की उनको क्या सलाह है? हाँ, ये तो मैं भी खुद भी इसका आंसर फिगर आउट नहीं कर पाया हूँ वैसे, बट आई थिंक जैसा कि दीपेश ने कहा, आई मीन अब आपको ज्यादा जरूरत नहीं है। आई मीन पहले तो ऐसा था कि यू हैड टू बी इन बॉम्बे टू बी एन एक्टर, बट आप अब चाहें तो खुद की चीजें बना के अब डाल सकते हैं। और जैसे हमारे पास एक बहुत बड़े स्टार है भुवन बाम, जो यूट्यूब पे वीडियो बना के अब शोज में और फिल्म्स में काम कर रहे हैं।
बाकी तो यार, बाकी जो बेसिक चीज है वो तो वही है, करत करत की विद्या है ये, मुझे ऐसा लगता है जितना ज्यादा करेंगे उतना बेहतर होंगे। और शुरुआत मैंने थिएटर से करी थी दिल्ली में ही। तो हाँ, सबसे पहले तो वहां जुड़िए और फिर धीरे धीरे करते करते आपके और रास्ते बनेंगे। कहानियां फिल्म्स में तो मैं भी ऑडिशन ही देता हूँ आज भी। सो हाँ, तो आई थिंक प्रोसेस तो वही है जी, थैंक यू। अशोक लवासा सर, आखिरी सवाल, जो लोग इन नौजवान लड़के लड़कियों में से आईएएस बनना चाहते हैं या और दूसरे विकल्पों में जाना चाहते हैं, क्या सलाह है आपको, आपकी बताइए सर। कितना समय है जवाब देने के लिए? देखिए, ऐसा है, मैं क्योंकि बात पेट्रियाटिज्म और पब्लिक सर्विस की हो रही है, तो मुझे एक चीज़ याद आई। करीब 7-8 साल पहले एक एस्पिरेंट मेरे से मिला और मैंने उससे पूछा, इंटरव्यू की तैयारी कर, कि अगर आपसे ये पूछा जाए दैट व्हाई डू यू वांट टू जॉइन द सिविल सर्विसेज, तो आप क्या जवाब दोगे? तो उन्होंने कहा कि आई वांट टू वाइप द टीयर फ्रॉम एवरी ह्यूमन आई। मैंने कहा अच्छा, इसका मतलब समझते हो क्या है? तो ऑब्वियसली शी वॉज कोटिंग जवाहरलाल नेहरू। आई सेड, इफ इन द इंटरव्यू you say that this is what Nehru said, फिर भी आपको माफ़ कर दिया जाएगा। लेकिन अगर आप ये कहो तो ये बात कैसे आप करोगे, इसको आपने कंसेप्चुलाइज किया है या नहीं? तो एक किस्म का ये आइडियलिज्म जो है, मुझे नहीं लगता कि ये रियलिस्टिक है, पहली बात। लेकिन ये ज़रूर है कि आप पब्लिक सर्वेंट बनने जा रहे हैं, आप पब्लिक सर्विस में जा रहे हैं और आप एक सिस्टम का पार्ट बनने के लिए जा रहे हैं। उसके अंदर आपको बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी, बहुत सारे स्लोप्स, स्लिपरी स्लोप्स आएंगे, ये सब चीज़ें होती है। तो ये कहना कि जी मैं कोई बदलाव लाने के लिए या रेवोल्यूशन लाने के लिए, या वो जो गुरुदत्त की फिल्म में थी कि जला दो सब चीज़ को और सब बेकार है और नई एक सिस्टम मैं क्रिएट करने जा रहा हूँ, आई थिंक ये सब एक अनरियलिस्टिक आइडियलिज्म है। बट द फैक्ट इज दैट यू आर जॉइनिंग एंड यू आर कमिटिंग टू सर्व द पीपल। आईएएस जो एकेडमी है, लाल बहादुर शास्त्री एकेडमी, उसमें 2-3 बार मैंने एक प्रेजेंटेशन किया कि 9 से 5 के बाद की क्या ज़िंदगी होती है। आप लोग भी अगर देखो, अगर इंडिया का एवरेज लाइफ स्पैन 70-71 साल है, तो सरकार में तो आप 32-33 साल रहोगे। उसके पहले आप सरकार में नहीं थे, उसके बाद आप सरकार में नहीं हो, तो क्या आप देशभक्ति नहीं करते हो? आप लोगों के हित में काम नहीं करते हो? आई थिंक इफ़ यू आर अ गुड केमिस्ट, if you're a good accountant, if you're a good writer, if you're a good anchor, I think all of you are working for the betterment of the country. तो ये भ्रम दिमाग से निकाल देना चाहिए कि सिर्फ यही एक ज़रिया है देश सेवा करने का। दूसरी चीज़ ये है कि जब तैयारी करते हो तो आप ये पाओगे कि भाई 5-6 क्वालिटीज़ हैं जो होनी चाहिए। उसमें क्यूरियोसिटी भी है, परसिवेरेंस भी है, पेशेंस भी है, एवरेज इंटेलिजेंस भी है। When we were in college, the joke was that in the IAS, if you have to qualify, you should have the highest level of mediocrity. लेकिन 2 चीज़ें हैं जो आपको दिमाग में रखनी चाहिए। एक तो ये कि ये सारी क्वालिटीज़ होने के बावजूद अगर 1000 लोग कोशिश करेंगे तो 1 जना क्वालिफाई करेगा। इसका मतलब ये नहीं है कि वो सारे नकारा है। There is an element of luck which plays a big part, and I think every aspirant should keep that in mind, that he or she may not be lucky. So that should not give you a feeling that you are not incapable or you are not capable. So that is one. And I always used to tell people that you have to keep this in mind. दूसरी एक बहुत ज़रूरी चीज़ है कि आप क्वालिफाई करते हैं क्योंकि आप एक फेयर सिस्टम के थ्रू निकल गए। अगर वो सिस्टम फेयर नहीं होता तो हो सकता है आप
कॉम्पिटेंस के बावजूद, केपेबल होने के बावजूद क्वालिफाई नहीं करते। तो जब आप क्वालिफाई कर जाओ और जब आप किसी भी ओहदे पर बैठो, तो आपको अपने आप से ये सवाल हमेशा पूछना चाहिए कि क्या मैं एक फेयर सिस्टम डिलीवर कर रहा हूँ या नहीं। सो बेसिकली जो आपने सवाल पूछा कि भाई किस चीज़ की क्वालिटीज़, क्या क्वालिटीज़ आप में होनी चाहिए, ये सब क्वालिटीज़ होनी चाहिए जो मैंने डिस्क्राइब की। लेकिन सबसे ज़रूरी ये है कि आपका दिमाग सुलझा हुआ होना चाहिए, उलझन नहीं होनी चाहिए दिमाग। यू शुड हैव अ क्लियर थिंकिंग माइंड। जितना उलझन दिमाग में होगी उतना कष्ट होगा। थैंक यू सर। ऑन दैट नोट हमारा अफसर कैसा हो वाला ये सत्र पूरा करते हैं। दीपेश जी, अशोक लवासा जी, नवीन कस्तूरिया जी, आप सबको बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सर, थैंक यू। हाँ, गाना रह गया प्लीज। गाना मैं आपको पुनः मधुशाला सुना देता हूँ। ये एक्चुअली हमारा एक कॉमन दोस्त है हिमांशु वाजपेयी, तो उसको बहुत पसंद थी ये। मतलब मैंने मधुशाला के बाद एक पुनः मधुशाला लिखी थी, मधुशाला से प्रभावित, उसकी 3-4 रुबाइयाँ मैं सुना देता हूँ। तो बेसिकली उसका थोड़ा सा एक कहानी है कि जब मैंने मधुशाला पढ़ी थी तो वो उसकी एक आखिरी लाइन है बच्चन साहब, हरिवंश साहब बच्चन की, कि विश्व तुम्हारे हाथों में अब सौंप रहा हूँ मधुशाला। तो जब मैंने पढ़ी तो मैं बस सीरियस हो गया, मैंने सीरियसली ले लिया इस बात को। मैं लग रहा तो कुछ जिम्मेदारी से दे दी तो खामा की। तो फिर मैंने ऐसे ही लिखना शुरू किया। तो फिर जहाँ उनकी ख़त्म होती है तो मैंने कुछ 30-40 रुबाइयाँ लिखी थी, और तो वो मेरी यूनिवर्सिटी में दोस्त में काफ़ी पॉपुलर हुई। तो वो मैं सुना देता हूँ। तो जब जहाँ पे मधुशाला ख़त्म होती है, विश्व तुम्हारे हाथों में अब सौंप रहा हूँ मधुशाला, मेरी इस मधुशाला का नाम है पुनः मधुशाला। कि जहाँ खत्म हुई है कि विश्व तुम्हारे हाथों में सौंप रहा हूँ मधुशाला, आ गई मेरे हाथों में जीवन रस भरी हाला। हाला एक तरह की शराब होती है। आ गई मेरे हाथों में जीवन रस भरी हाला, थाम लिया है मैंने उसका अजर अटूट अमर प्याला। तेरी साकी बाला प्रियवर डोलेगी मत वालों को, फिर नशीली निशा जगेगी, फिर सजेगी मधुशाला। मैं बच्चन साहब की मधुशाला से इतना प्रभावित हुआ था, फिर मुझे लगा कि उस बारे में भी कुछ कहना चाहिए। तो कि किसी को मधुशाला क्यों पढ़नी चाहिए, बच्चन को क्यों पढ़ना चाहिए। तो जिन पीने वालों ने न पी हो कभी यदि बच्चन हाला, जिन जलने वालों में न जली हो कभी यदि बच्चन ज्वाला, कभी कोई पाया न पीकर कभी यदि बच्चन प्याला, एक बार आ जाओ मदगण छूट न सकेगी मधुशाला। एक जो मुझे बहुत पर्सनली पसंद है, अधरों के तेरे प्याले से ले तड़पती रस हाला, घूंट घूंट से संचित होता यौवन तेरा साकी बाला, नेत्रों की झनकृत वाणी से मूर्छित हृदय प्राण हुआ, त्रसित मन क्यों भटक रहा है हर प्रेमी का मधुशाला। थैंक यू सो मच।